और गंगा प्राइम की शुरुआत इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ हम करने जा रहे हैं। नोएडा का आंकड़ा हम आपके सामने रख रहे हैं। नोएडा में कोरोना के 21 नए मामले सामने आए हैं। जिले में 345 लोगों को कोरोना हुआ है। मरीजों का आंकड़ा देखिए अब कहां से कहां जा पहुंचा है। हालांकि इस बीच 230 मरीज ऐसे भी हैं जिन्हें डिस्चार्ज किया जा चुका है। 110 मरीजों का भी इलाज चल रहा है, यानी कि एक्टिव केस हैं। और कोरोना से अब तक 5 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। ये नोएडा के आंकड़े इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। नोएडा में अब तक कोरोना से 5 मरीजों की मौत हो चुकी है। भूपेश हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। भूपेश, 21 नए मामले सामने आए हैं कोरोना के नोएडा में। आखिर कहां पर ये बढ़ोतरी हो रही है और इसके पीछे जो चेन है या कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है, इसके बारे में क्या बता रहा है प्रशासन? तो देखिए कहीं ना कहीं लगातार नोएडा में प्रशासन की चिंता बढ़ रही है, क्योंकि कोरोना के आंकड़े जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। जो कि 4.0 शुरू हुआ है और जब से नोएडा में ढील दी गई है तब से लगातार चाहे 17 मामले हों, 21 मामले हों, और एक दिन 32 मामले सामने आए थे। तो लगातार कहीं ना कहीं आंकड़ा जो है लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब आज 21 मामले सामने आए। इसके बाद जो 345 पर जो पूरा टोटल आंकड़ा है वो 345 का हो चुका है। हालांकि राहत की बात है कि 230 मरीज हैं जो डिस्चार्ज हो चुके हैं और 110 ऐसे एक्टिव मरीज हैं जिनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। इसमें अगर मैं मरीजों की अगर बात करूं तो देखिए 2 कंपनी के अलग अलग सेक्टर 16 में स्थित एक प्राइवेट वो कंपनी है, वहां से मरीज निकल के सामने आए हैं। और उसके अलावा एक ग्रेटर नोएडा में एक कंपनी है, वहां से निकल के 6 मरीज सामने आए हैं। बाकी एक कनारसी गांव से एक मरीज है, एक बिलासपुर ग्रेटर नोएडा से एक मरीज है, जो कि नोएडा से भी कई मरीज हैं। तो कुल मिला के 21 लोग अलग अलग जगह से, अलग अलग सेक्टरों से और अलग अलग कंपनियों से निकल के सामने आए हैं, जो कि प्रशासन के लिए कहीं ना कहीं चिंता का सबब बनता जा रहा है। अब प्रशासन बिल्कुल इस पर कार्रवाई करेगा। जी वाकई भूपेश, चिंता का कारण बन रहा है प्रशासन के लिए। और सबसे बड़ी बात यह कि साफ कहा जा रहा है जब से थोड़ी सी ढील दी गई है, दिशा निर्देशों में कुछ छूटें दी गई हैं, उसके बाद से एकदम से इजाफा देखने को मिल रहा है। शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिए, आगे आपसे भी अपडेट लेते रहेंगे। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। 25 मई यानी कल से देश भर में एक बार फिर से घरेलू उड़ान सेवा की शुरुआत होने जा रही है, जिसके बाद देश के तमाम हिस्सों में कोरोना लॉकडाउन की वजह से फंसे लोगों को अपने ठिकानों पर जाने के लिए वापसी का एक और विकल्प मौजूद होगा। लेकिन कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने कल से शुरू हो रही हवाई यात्रा के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। ये गाइडलाइंस आपको ध्यान से सुननी चाहिए, इनको ठीक तरह से नोट कर लीजिए अगर आप भी डोमेस्टिक ट्रैवल का मन बना रहे हैं या आपको कहीं अर्जेंट जाना है। मुख्य सचिव आर.के. तिवारी ने हवाई यात्रा को लेकर जो निर्देश जारी किए हैं, उनके मुताबिक यूपी आने वाले यात्रियों को reg.upcovid.in नाम की वेबसाइट पर अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ये वेबसाइट हम फ्लैश भी कर रहे हैं, आप ग्राफिक्स में पढ़ भी सकते हैं इसको। जिसके बाद मुसाफिरों के मोबाइल पर एक एसएमएस आएगा, जिसे एयरपोर्ट की सुरक्षा में तैनात CISF को दिखाना होगा और इसके बाद ही यात्री एयरपोर्ट से बाहर आ सकेंगे। इसके अलावा बाहर के राज्यों से हवाई यात्रा के जरिए यूपी आने वाले लोगों को 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन रहना होगा और ये सबके लिए मैंडेटरी है। 6 दिन के बाद लोगों को कोरोना जांच करानी होगी और अगर रिपोर्ट नेगेटिव आई तो क्वारंटीन की मियाद खत्म हो जाएगी। लेकिन जिन लोगों के पास होम क्वारंटीन की सुविधा नहीं होगी, उन्हें क्वारंटीन सेंटर जाना होगा। इसके अलावा जो यात्री सिर्फ 1 हफ्ते के लिए यूपी आएंगे, उन्हें क्वारंटीन नहीं होना होगा, लेकिन उनको अपनी यात्रा का पूरा ब्यौरा देना जरूरी होगा। गाइडलाइंस के मुताबिक हवाई यात्रा करने वालों का डेटा स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन को भेजा जाएगा। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ। हमारे संवाददाता संतोष शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। संतोष, गाइडलाइंस यूपी सरकार ने जारी की हैं कि जो लोग फ्लाइट के माध्यम से यूपी आना चाहते हैं या जाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ जो मैं गाइडलाइंस देखने के बाद एक चीज पॉइंट आउट कर पा रही हूँ, जिन लोगों को 1 हफ्ते के लिए यूपी आना है, क्या उनके लिए होम क्वारंटीन या किसी भी प्रकार की जांच, उनके लिए क्या गेटवे होगा? मतलब जो भी कोई आएगा उसको 14 दिन होम क्वारंटीन रहना होगा, लेकिन जो 1 हफ्ते के लिए आ रहा है यूपी, अगर उसके साथ कोई इन्फेक्शन आया तो फिर ऐसे में प्रशासन ने क्या विकल्प दिया है? देखिए, जो कल से जो घरेलू उड़ान शुरू हो रही हैं, उसके लिए मुख्य सचिव आर.के. तिवारी के द्वारा 10 बिंदुओं को विस्तृत गाइडलाइन जारी की गई है। उसमें एक तो जो भी यात्री कल उत्तर प्रदेश में आएगा, लखनऊ में आएगा, तो उसको upcovid.in वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यानी उसको नाम, पता, कहाँ पर रहेगा,
कहाँ से आ रहा है और कब तक रहेगा, ये उसको पंजीकरण कराना होगा। और उसके लिए एक एसएमएस की सुविधा है। वो एसएमएस के बाद जब ओटीपी नंबर आएगा, वो दिखाने के बाद ही वो एयरपोर्ट पर बाहर आएगा। एयरपोर्ट पर उसके लिए स्क्रीनिंग की जाएगी, उसका चेकअप किया जाएगा और उसके बाद वो होम क्वारंटाइन में रहेगा। लेकिन होम क्वारंटाइन में वही लोग रहेंगे जो उत्तर प्रदेश में अभी कम से कम 14 दिन या उससे ज़्यादा दिनों के लिए हैं। वो वहाँ पर होम क्वारंटाइन रहेंगे और उसके बाद 6 दिनों के बाद उनका टेस्ट किया जाएगा और टेस्ट रिपोर्ट अगर नेगेटिव आती है तो उनका होम क्वारंटाइन खत्म हो जाएगा। ये उनके लिए जो उत्तर प्रदेश में रहेंगे लंबे वक्त तक। लेकिन जो लोग उत्तर प्रदेश में 1 सप्ताह के लिए या 14 दिन से कम वक्त के लिए रह रहे हैं, वो वापस जाएंगे, तो उनको यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा एयरपोर्ट पर, उसी के जरिए बस जहाँ पर भी रहेंगे वहाँ पर उनको पूरा नाम पता देना होगा और वो कब वापस जाएंगे इसका पूरा ब्यौरा सरकार के पास मुहैया होगा, ताकि अगर कोई भी संक्रमण की आशंका होगी तो सरकार उस इलाके पर उन पर तुरंत कार्रवाई कर सके, उनकी जांच करवा सके। यानी कि जो लोग यहाँ पर परमानेंट या लंबे वक्त के लिए रहने वाले हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन होगा, और जो लोग थोड़े वक्त के लिए अल्प अवधि के लिए आ रहे हैं अपने थोड़े समय के लिए, उनको भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। लेकिन वो होम क्वारंटाइन में नहीं रहेंगे। लेकिन कब तक उत्तर प्रदेश में रहेंगे, किस शहर में रहेंगे, किस पते पर रहेंगे, कहाँ रहेंगे, उनका इमरजेंसी नंबर क्या होगा, ये तमाम ऐसी जानकारियाँ उत्तर प्रदेश सरकार की जो upcovid.in की वेबसाइट है उस पर उनको रजिस्टर करानी होंगी। जी बिल्कुल। तो जिन लोगों को उत्तर प्रदेश में रुकना है, लंबे वक्त तक रहना है, उनके लिए कड़े दिशा निर्देश जो हैं दे दिए गए हैं। लेकिन अभी भी मैं कहूं संतोष, तो ये जो 1 हफ्ते की मियाद वाला समय है, अगर यहाँ के किसी को इन्फेक्शन होता है और वो यहाँ से कोई दूसरा इन्फेक्शन लेकर जाता है, या फिर मान लीजिए इन्फेक्शन लेकर आता है, सिम्टम बाद में आता है, तो उसको तो क्वारंटीन होने का मौका नहीं मिला। तो ऐसे में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग प्रशासन के लिए कड़ी चुनौती बन जाएगा, जो लोग काम से आएंगे उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल, ये आपने लाजमी सवाल उठाया। सरकार ने इसके लिए भी व्यवस्था जो की है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर रहने के लिए आएगा तो वो अपना नाम पता बताएगा और बताएगा कि वो कब चला जाएगा। यानी और उससे ज़्यादा एयरपोर्ट पर भी इनकी बाकायदा स्क्रीनिंग की जाएगी। इनको द्वारा बताया जाएगा कि स्क्रीनिंग के साथ साथ इनके द्वारा बताया जाएगा कि इनको कभी टेस्ट हुआ कि नहीं हुआ, कोरोना के लक्षण हैं कि नहीं है, और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए ही इनका नाम, पता और मोबाइल नंबर रखा जाएगा कि ये कहाँ कहाँ जा रहे हैं। ये पूरा ब्यौरा सरकार अपने पास रखेगी। लेकिन होम क्वारंटाइन की बात है तो होम क्वारंटाइन के प्रावधान को इन लोगों के लिए इसलिए नहीं रखा गया कि कोई बिजनेस टूर से या कोई अपने करीबी रिश्तेदार के लिए आया हुआ है और वो होटल में रह रहा है तो, और वो वहाँ पर रह रहा है, तो ऐसे में सरकार उस होटल पर भी नज़र रखेगी एहतियातन। लेकिन उस व्यक्ति की भी जिम्मेदारी होगी कि अगर उसके अंदर कोई लक्षण होगा तो वो तुरंत जहां पर भी रह रहा है उसकी प्रशासन को, उसके वहां के होटल प्रशासन को वहां पर उसकी सूचना देगा। ये उसकी जिम्मेदारी होगी। जब वो रजिस्ट्रेशन कराएगा तो इसका बाकायदा शपथ पत्र भी देगा जब उसका रजिस्ट्रेशन होगा वेबसाइट पर। तो पूरा इंतजाम किया गया। लेकिन 14 दिन वो रुकेगा नहीं उत्तर प्रदेश में, लिहाजा जो क्वारंटाइन, होम क्वारंटाइन की या जो अन्य क्वारंटाइन की व्यवस्थाएं हैं, जो सोसाइटी क्वारंटाइन की व्यवस्था, वो वहां पर नहीं रखा जा सकता, उसको वापस जाना होगा। और ऐसे ज्यादातर वो लोग होंगे जो किसी बिजनेस टूर से आए हैं या फिर उनके जॉब प्रोफाइल के चलते उनको दौरा करना पड़े या फिर अर्जेंट रिश्तेदारी में किसी काम से उनको जाना पड़े, तो ऐसे लोगों के लिए सेपरेट गाइडलाइंस सरकार ने दी है। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष अहम जानकारी के लिए। उधर यूपी सरकार की तरफ से अस्पतालों में कोरोना मरीजों और क्वारंटीन सेंटर्स में रहने वाले कोरोना संदिग्धों के लिए मोबाइल रखने पर जो पाबंदी लगाई गई थी, उस फैसले को लेकर अब सरकार ने उस फैसले को वापस ले लिया है। और यूपी के चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना ने यह जानकारी दी है कि अगर कोरोना मरीजों को और क्वारंटीन सेंटर में रहने वाले लोग एहतियात के साथ अब मोबाइल रख पाएंगे। इससे पहले यूपी के डीजी मेडिकल के गुप्ता ने कोरोना के मरीजों को मोबाइल साथ ले जाने पर रोक लगा दी थी। इसके लिए राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज और संबंधित अधिकारियों को चिट्ठी भी लिखी गई थी। आपको बता दें कि के गुप्ता ही वो अधिकारी हैं जिन्होंने प्रदेश में पीपीई किट में गड़बड़ियां होने की शिकायत की थी और उनके इस्तेमाल पर रोक लगाई थी। लेकिन कोरोना मरीजों के लिए L1, L2 और L3 अस्पतालों में मोबाइल पर बैन लगाने के पीछे डीजी स्वास्थ्य की तरफ से यह तर्क दिया गया था कि मोबाइल से कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन इस फैसले पर विपक्षी दलों ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया था, जिसके बाद सरकार ने अब अपने फैसले को वापस लेते हुए क्वारंटीन सेंटर से मोबाइल पर जो बैन लगाया था उसे हटा दिया है।
तो यूपी सरकार ने फैसला दिया था कि क्वारंटीन सेंटर में या फिर जो कोविड पेशेंट्स हैं वो मोबाइल नहीं रख सकेंगे, उनको अनुमति नहीं मिलेगी। लेकिन विपक्ष ने इसका फौरन विरोध किया। समाजवादी पार्टी की तरफ से इसका विरोध किया गया कि इतने दिन तक यदि कोई क्वारंटाइन में रहेगा, और सबसे बड़ी बात कि डिवाइस को या मोबाइल को या किसी गैजेट को सैनिटाइज किया जा सकता है, तो आखिर क्वारंटाइन व्यक्ति की मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। इस तरह से संपर्क यदि उसका दुनिया से कट जाएगा तो मुमकिन है वो उसकी मानसिक हालत के लिए कुछ नकारात्मक साबित हो सकता है। तो उसको लेकर विरोध काफी बढ़ा और अब सरकार ने अपने इस फैसले को बदलते हुए कोविड अस्पतालों में मोबाइल बैन पर जो फैसला था उसे वापस ले लिया। और एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, संजय राउत पर योगी सरकार का हमला। एक भूखा बच्चा भी अपनी मां को ढूंढता है, ये कहना है सीएम का। प्रवासियों पर संजय राउत ने एक लेख लिखा था, सौतेली मां बनकर भी सहारा दिया होता तो प्रवासी वापस ना आते, ये कहना है मुख्यमंत्री का। संजय राउत ने एक विवादित लेख लिखा था और उसका जवाब अब देखिए किस अंदाज में दिया गया है। संजय राउत पर योगी सरकार का यह हमला है। क्या ट्वीट किया है आपको बताते हैं हम। संजय राउत जी, एक भूखा बच्चा ही अपनी मां को ढूंढता है। यदि महाराष्ट्र सरकार ने सौतेली मां बनकर भी सहारा दिया होता तो महाराष्ट्र को गढ़ने वाले हमारे उत्तर प्रदेश के निवासियों को प्रदेश वापस नहीं आना पड़ता। जो लेख संजय राउत ने लिखा था उसका जवाब दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, और ट्वीट करते हुए वो आगे लिखते हैं, संजय राउत जी, एक भूखा बच्चा ही अपनी मां को ढूंढता है और यदि महाराष्ट्र सरकार ने सौतेली मां बनकर भी उनका ख्याल रखा होता तो महाराष्ट्र को गढ़ने वाले उत्तर प्रदेश के जो मेहनतकश निवासी हैं उन्हें इस तरह से वहां से लौटना नहीं होता। तो जवाब दिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने शिवसेना के संजय राउत को। अनुभव शुक्ला से अपडेट लेते हैं। अनुभव, लेख पर जो संजय राउत ने लिखा था योगी सरकार ने वार किया है। खुद मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके कहा है कि मां ही नहीं सौतेली मां ही बन जाते, कुछ तो ख्याल कर लेते, तो आखिर वापस क्यों आना पड़ता। मतलब समस्या की जड़ कहां है, इसकी तरफ इशारा करते हुए। देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री ने बिल्कुल ट्वीट करके और सीधे सीधे संजय राउत का नाम लेकर लिखा है, साफ तौर पर कहा है कि जब कोई भूखा बच्चा अपनी मां को ढूंढता है और यदि महाराष्ट्र सरकार सौतेली मां बनकर ही उनकी मदद कर देती तो शायद इन प्रवासी मजदूरों को आना ना पड़ता। संजय राउत शिवसेना के राज्यसभा सदस्य हैं और उन्होंने जो आज लेख लिखा है कहीं न कहीं उसमें यूपी के जो लोग हैं उनको लेकर निशाना साधा था, खासतौर से सरकार के ऊपर, और इसका जवाब मुख्यमंत्री ने ट्वीट के जरिए दिया है। ये पहला मौका नहीं है। आपको याद होगा जब पालघर में साधुओं की आई थी, उसके बाद मुख्यमंत्री ने जब वहाँ के मुख्यमंत्री से बात की थी, उसके बाद जब उत्तर प्रदेश में एक ऐसी घटना हुई थी तब भी संजय राउत ने ट्वीट करके निशाना साधा था और अभी जवाब मुख्यमंत्री ने ट्वीट के जरिए दिया था। तो संजय राउत का जो लेख है उस पर मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि यूपी अपने जो प्रवासी श्रमिक है उनके लिए पूरी तरह से बाहें फैलाए तैयार है और यहीं पर उन्हें रोजगार देने की अब सरकार की तैयारी है। बिल्कुल, शुक्रिया अनुभव अहम अपडेट के लिए। तो अब यहीं पर रोजगार देने की तैयारी है। महाराष्ट्र सरकार ने जो बेकदरी की जिसके चलते लाखों की संख्या में वापस अपने प्रदेश इन मजदूरों को लौटना पड़ा और अब ये नौबत आ गई है कि वो बिल्कुल अपने परिवार समेत हजारों किलोमीटर पैदल चलकर जो उत्तर प्रदेश आए हैं अब उनके रोजगार की व्यवस्था सरकार कर रही है। अगली खबर का रुख करते हैं। कोविड अस्पताल में प्रदेश सरकार के मोबाइल इस्तेमाल पर बैन लगाए जाने के बाद सपा ने प्रदेश सरकार का घेराव किया था। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट करके सरकार की मंशा पर कई सवाल खड़े किए थे। अखिलेश यादव का ट्वीट वो हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने लिखा, अगर मोबाइल से संक्रमण फैलता है तो आइसोलेशन वार्ड के साथ पूरे देश में इसे बैन कर देना चाहिए, यही तो अकेले में मानसिक सहारा बनता है। वस्तुतः अस्पतालों की दुर्व्यवस्था और दुर्दशा का सच जनता तक ना पहुंचे, इसीलिए यह पाबंदी है। सरकार की नीयत पर सवाल उठाए गए थे समाजवादी पार्टी की तरफ से और उन्होंने लिखा, जरूरत मोबाइल की पाबंदी की नहीं बल्कि सैनिटाइज करने की है। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अगली खबर एटा से है, जहां कुआं खोदने के दौरान 2 मजदूर एक बोरवेल में दब गए। घटना एटा के अलीगंज थाना क्षेत्र की है, जहां 2 मजदूर कुआं खोद रहे थे, तभी अचानक मिट्टी धंसने से दोनों मजदूर करीब 50 फीट गहरे गड्ढे में दब गए। हादसे की खबर मिलने पर पहुंची पुलिस ने जेसीबी की मदद से बचाव का कार्य शुरू कर दिया
मौके पर चिकित्सा विभाग की एक टीम भी तैनात है, लेकिन अब तक दोनों मजदूरों को बाहर नहीं निकाला जा सका। वहीं मौके पर ग्रामीणों की भी भारी भीड़ लगी हुई है और गांव वाले सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे, जिसकी वजह से राहत और बचाव कार्य में लगी टीमों को दिक्कतें हो रही हैं। बोरिंग से मिट्टी वो जो है ईंट निकाल रहे थे, इसी में जो है उसी में जब ईंट को गिरने से 2 लोगों की जो है राजकुमार सन ऑफ जयपाल, परमपुरी थाना मीरापुर फरखाबाद के रहने वाले, दूसरे जिलेदार सन ऑफ महावीर ये भी वहीं के रहने वाले हैं, उनको जो है दब गए। तुरंत जो है 3 जो है जेसीबी बुलवा करके और जो है उसको निकलवा के राहत कार्य जो है युद्ध पे चल रहा है। शीघ्र अभी उनको जो है निकाल करके पूरा जो है पुलिस कार्रवाई करेगी। और इस खबर पर ताजा अपडेट के लिए रुक करते हैं, हमारे संवाददाता राकेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश, क्या ताजा अपडेट आपको वहां से मिल पा रहा है? देखिए आस्था, आपको बता दूं अभी सूचना ये मिल रही है कि जो दोनों मजदूर दबे थे उनको मृत अवस्था में निकाल लिया गया, उनकी डेथ हो गई है और बहुत भारी हुजूम है, यहाँ लोगों का भीड़ है और भीड़ ने आक्रोश व्यक्त किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिला प्रशासन ने हीला हवाली की, लापरवाही की, जिसके चलते दोनों श्रमिकों को बचाया नहीं जा सका। आपको बता दूं कि 8 घंटे तक ये ऑपरेशन चला है, इसमें 4 जेसीबी मशीनों से खुदाई की गई, लेकिन जो बचाने वाला जो ऑपरेशन चल रहा था उसमें कोई एक्सपर्टाइज नहीं था, कोई अनुभवी लोग नहीं थे, इसलिए यहाँ के ग्रामीणों का आरोप है कि लापरवाही के चलते इनकी मौत हो गई। अगर समय रहते उचित माध्यम से इनका रेस्क्यू किया जाता तो इनको बचाया जा सकता था। तो वाकई ग्रामीणों में इस वक्त रोष व्याप्त है और उनका कहना है कि वक्त रहते ही रेस्क्यू ऑपरेशन होता तो ये दोनों जानें जो चली गई हैं उन्हें बचाया भी जा सकता था। तो बेहद दुखद अपडेट इस खबर से जुड़ा हुआ ये कि घंटों मशक्कत के बाद जब मजदूर निकले भी तो वो मृत अवस्था में थे। दोनों मजदूरों की मौत हो गई है। एटा में बोरवेल में गिरे दोनों मजदूरों की मौत हो गई है। जेसीबी मशीन से खुदाई चल रही थी, ईंटें वहां से हटाई जा रही थी, इस दौरान वो बोरवेल में गिर पड़े और घंटों से उनको बाहर निकालने की कोशिश की जाती रही, लेकिन आखिरकार वो दोनों मजदूर बाहर आए पर मृत अवस्था में। 7 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। रिपोर्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये जो राहत बचाव कार्य चल रहा था, क्या उससे ग्रामीण संतुष्ट दिखे? देखिए आपको बता दूं ग्रामीण बिल्कुल संतुष्ट नहीं दिखे। उनका आरोप है कि जो राहत और बचाव कार्य के लिए जो एक्सपर्ट लोगों को बुलाना चाहिए था उनको नहीं बुलाया गया। शुरुआत में तो केवल 1 जेसीबी मशीन से ही राहत कार्य शुरू कर दिया गया, जबकि वहां आवश्यकता अधिक मशीनों की थी। बाद में जो पब्लिक ने हो हंगामा किया तो 4 जेसीबी मशीनें बुलाई गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और इन दोनों मजदूरों को बचाया नहीं जा सका। आपको बता दूं अभी मौके पर यहाँ अफरा तफरी का माहौल है। यहाँ के जिलाधिकारी, यहाँ के एसएसपी भी मौके पर थे, लेकिन पब्लिक ने आक्रोश व्यक्त किया है और आरोप लगाया है कि जो जिला प्रशासन था उसकी लापरवाही के चलते ही इन दोनों दबे हुए मजदूरों को बचाया नहीं जा सका, उनकी मौत हो गई। वाकई तो ग्रामीणों में काफी गुस्सा है इस बात को लेकर कि राहत और बचाव कार्य बहुत ही धीमा रहा और शुरुआत से ही ज्यादा जेसीबी मशीनें नहीं लगाई गई, वरना मुमकिन है ये मजदूर बच भी सकते थे। कितना गहरा राकेश ये बोरवेल था जिसमें ये दोनों गिरे थे, और क्या इनकी ऑक्सीजन, इनको ऐसे केसेस में देखा जाता है कि ऑक्सीजन भी बाहर से दी जाती है अगर बोरवेल ज्यादा गहरा है, गड्ढा संकरा है, ताकि सांसें चलती रहें, क्या ऐसा कोई बंदोबस्त था वहां पर? देखिए आपको बता दूं ये बोरवेल लगभग 50 फीट गहरा बताया गया है। इसमें ये दोनों मजदूर घुसे हुए थे, इसको खोदने का, साफ करने का काम कर रहे थे। ऊपर से जो रेतीली मिट्टी है वो एकदम धसक के जाने के कारण वो उनके ऊपर गिरी है और यहाँ मेडिकल की टीम तो जरूर पहुंची थी जैसा कि आप बता रहे हैं, लेकिन यहाँ उनको ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड कराई जा सकी क्योंकि ये दबे हुए थे मिट्टी के अंदर। अगर ये दिखाई देते तो इनको ऑक्सीजन दी जा सकती थी, इसलिए इनको ऑक्सीजन नहीं दी जा सकी है। और आपको बता दूं कि खबर ये भी मिल रही है कि यहाँ पर जो आक्रोशित लोग हैं उन्होंने हंगामा किया है, उन्होंने आक्रोश व्यक्त किया है। उनका कहना है कि इस पूरे मामले में हीला हवाली हुई है, लापरवाही हुई है। शुक्रिया राकेश अहम अपडेट के लिए। बेहद दुखद घटना और कई सवाल अपने पीछे छोड़ गई है। बोरवेल में गिरे दोनों मजदूरों की मौत हो गई। न सिर्फ 50 फीट गहरे गड्ढे में गिरे थे बल्कि मिट्टी के नीचे दब भी गए थे, जिसके चलते इनको ऑक्सीजन भी नहीं दी जा सकी। ग्रामीणों का कहना है कि जेसीबी मशीन्स भी सही तादाद में नहीं मंगाई गई जिससे काम जल्दी हो पाता। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरदोई में आरएसएस नेता की दबंगई का मामला सामने आया है। शादी से इनकार करने पर आरोपी नेता ने पिता पुत्र को बंधक बना लिया और उनके साथ बदसलूकी की। आरोप है कि आरएसएस नेता ने शादी से इनकार करने पर पिता पुत्र के कपड़े उतरवाए और उन्हें मुर्गा बना डाला। इसके अलावा बदसलूकी का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस से की है, जिस पर पुलिस ने जांच के बाद अब कार्रवाई का भरोसा दिलाया है।
तो ये तस्वीर देखिए, पिता पुत्र के कपड़े उतरवाए, उनको मुर्गा बनाया और उसके बाद इस वीडियो को सोशल मीडिया पर भी डाल दिया गया, जो कि वायरल हो गया। तो बेटी से शादी से मना करने पर खबर है कि एक आरएसएस नेता चिढ़ गए और उन्होंने पिता पुत्र के साथ ये सलूक किया। अरे लाइव मत करो लाइव। ये लखीमपुर जनपद के पलिया कला से कुछ लोग यहाँ आए थे, जिनकी बेटे की शादी का प्रकरण यहाँ तय हुआ था और कैंसिल होने के बाद आज उनका लेन देन हो रहा था। उसी बीच में पूर्व में भी इनकी शादी तय हुई थी यहाँ ही किसी दूसरे मंडी के आड़ती के बेटी से। उसी में मारपीट हुई है और उस संबंध में कुछ लोग यहाँ कोतवाली पर मौजूद हैं जो तहरीर देंगे और तदनुसार कार्रवाई कराएंगे। मारपीट के कोई वीडियो भी सर सामने आए हैं हमारा? अभी हमें प्राप्त नहीं हुए होंगे तो उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। अगली खबर का रुख करते हैं। देश भर में कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए लॉकडाउन लागू है, लेकिन कुछ लोग इस माहौल में भी अपनी हरकतों से न सिर्फ खुद की बल्कि अपने आसपास के लोगों की जान भी मुसीबत में डाल रहे हैं। ऐसा ही एक मामला कानपुर में सामने आया है, जहां कुछ युवकों ने बीच सड़क पर बर्थडे मनाकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी। ये देखिए सेलिब्रेशन का वीडियो। इतना ही नहीं, लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले इन बदमिजाज युवकों ने खुद ही इस घटना का वीडियो भी बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। तस्वीरों में आप खुद देख सकते हैं कि कैसे कुछ लोग बीच सड़क पर न सिर्फ केक काट रहे हैं बल्कि कार पर चढ़कर जमकर उत्पात मचा रहे हैं। यह घटना कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र के श्यामनगर इलाके की बताई जा रही है। सवाल उठ रहे हैं, तमाम बंदिशों के बावजूद आखिर कैसे इन लड़कों ने इस तरह लॉकडाउन का उल्लंघन करने की हिम्मत की। बीच सड़क पर सेलिब्रेशन चल रहा है, केक काटा जा रहा है, हुड़दंग हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर केक फेंक रहे हैं। मतलब बहुत ही कूल अंदाज में बर्थडे केक फाइट वहां पर चल रही है। दोस्तों का जमावड़ा लगा है, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं, देश में लॉकडाउन है और यहां पर इस अंदाज में बर्थडे मन रहा है। और अगली खबर जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो भी कानपुर से ही है। आज सोशल मीडिया के उल्लंघन का एक और मामला सामने आया है। एक शख्स कोविड अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीज से मिलने पहुंच गया। आरोपी शख्स खुद को तीमारदार बताकर जबरन अस्पताल में भर्ती मरीज से मिलने जा पहुंचा, जिसके बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि जब उस युवक को अस्पताल से बाहर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने रोकने की कोशिश की तो आरोपी युवक खुद को एक अधिकारी का रिश्तेदार बताकर हॉस्पिटल के अंदर जा पहुंचा। वहीं इस घटना की सूचना मिलने पर अस्पताल के गार्ड को हटा दिया गया है और इस मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कहीं मत जाइएगा, आगे है उत्तराखंड प्राइम, फौरन लौट रहे हैं।